नमस्कार। क्या कुंडलिनी जागृति प्रक्रिया एक वास्तविक प्रक्रिया है? क्या हमारे शरीर में चक्र जागते हैं जिनके कारण हम कहते हैं कि हमारी कुंडलिनी जाग गई? आज हम इसी प्रश्न पर विचार करेंगे। तो यह माना जाता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जो अगर हम नीचे से ऊपर लें तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनहता चक्र, विशुद्ध चक्र, अजना चक्र और सबसे ऊपर सहस्त्र चक्र होता है। और इन सब को एक एक रंग दिया गया है। इंद्रधनुष के जो 7 रंग होते हैं वो 7 रंग से इनको संबंधित माना गया है। तो अगर हम लाल रंग लेते हैं सबसे पहले, तो लाल रंग को मूलाधार चक्र से जोड़ा गया है और यह मूलाधार चक्र जो है ये सबसे नीचे हमारे गुदा के नजदीक होता है और गुदा और जननेंद्रिय के पास इस चक्र को माना जाता है कि यह रहता है। इसके बाद जो स्वादिष्ठान चक्र है वो हमारी नाभि के पास रहता है और उसको नारंगी रंग से जोड़ा गया है। इसके बाद मणिपुर चक्र है जो हमारे उदर के आसपास रहता है और इसको ये पीले रंग से जोड़ा गया है। इसके बाद अनहत चक्र है जो हमारे सीने या वक्षस्थल में रहता है, इसको हरे रंग से जोड़ा गया है। इसके बाद विशुद्ध चक्र है जो हमारे कंठ प्रदेश में रहता है और इसको नीले रंग से जोड़ा गया है। इसके बाद अजन चक्र है जो हमारे फोरहेड माथे के पास रहता है और इसको इंडिगो कलर से जोड़ा गया है। और इसके बाद सहस्त्र चक्र जो हमारे सर के बिल्कुल ऊपर होता है, इसको बैगनी या वायलेट रंग से जोड़ा गया है और इसको क्राउन चक्र भी कहते हैं। अब माना जाता है कि योग और ध्यान की एक पद्धति द्वारा हम इन चक्रों को जागृत कर सकते हैं और जब ये हमारे 7 चक्र जागृत हो जाते हैं तो कहा जाता है कि कुंडलिनी जागृत हो गई है। और उसके बाद एक व्यक्ति विशेष बन जाता है, उसके अंदर कुछ विशेष शक्तियां आ जाती हैं और शारीरिक रूप से वह काफी सबल हो जाता है, ऐसी मान्यता है। अब हम इस पर और विचार करें, इससे पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि इन चक्रों का इतिहास क्या है, कब से इन चक्रों की बात आई और ये कंसेप्ट आया, ये जान लेना जरूरी है। तो इसके बारे में हमें बहुत प्रमाणिक लिखित प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन माना जाता है कि वेदों के समय से ही इसका प्रचलन है। अब हम स्वयं जानते हैं कि वेद जो देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखे गए वे 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी से पहले के नहीं हो सकते। साथ ही जब तंत्रयान और वज्रयान जैसी चीजें आई और शैववाद आया तब से ही यानी 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद से ही हम देखते हैं कि चक्र के ट्रेडिशन का प्रचलन बढ़ा। तो उसमें चक्र के ट्रेडिशन से नाम जुड़ता है गोरखनाथ जी का, पूर्णानंद स्वामी का और इनके बाद फिर कबीर दास का भी नाम इनसे जुड़ता है जिन्होंने इस पर काम किया। और ये माना जाता है कि बंगाल में सबसे पहले एक क्रांति हुई थी, योग क्रांति, और उस समय के जो वहाँ पर थे तो वहाँ पर सहज सिद्धि क्रांति जो हुई उसमें इसका पहला जो है इसके बारे में लिखा गया और बताया गया, काफ़ी डिटेल में इसकी बात हुई। और उसके बाद से फिर यह 11वीं 12वीं शताब्दी में तिरुमलर ने भी इस पर काम किया और फिर शैव के बारे में कहा जाता है कि शैविस्ट के लिए ये बहुत बड़ी शक्ति हुई। और फिर धीरे धीरे अघोरी परंपरा और नाथ परंपरा में जो लोग आए तो उन लोगों ने इसका विशेष प्रयोग किया और कुंडलिनी जागृत करने के मामले में वे आगे रहे। अब बात होती है कि यह कुंडलिनी जागृत करना क्या है और क्या सचमुच में ऐसी कोई प्रक्रिया होती है। तो समय समय पर इसमें बहुत कुछ ऐड होता चला गया। जैसे पहले माना जाता था कि मात्र 7 चक्र होते हैं, लेकिन अब एक श्री अमित रे ने लगभग 114 चक्र बता दिए और उनको हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ग्लैंड से जोड़ के उसको एक साइंटिफिक और बायोलॉजिकल रूप देने का प्रयास किया है। अगर मैं कहूँ तो अमित रे के शब्दों में, when you unlock the mysteries of the 114 chakras, you will truly realize that you are not the body and not even the mind. You are the source, the divine melody of existence.
तो ये बात हुई श्री अमित रे की, और ये तो अभी के समय के हैं, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो चक्र सिस्टम है ये पुराना होने के बाद भी प्रचलन में रहा, और वेस्टर्न कल्चर में भी इसे अपनाया गया, और यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ की किताबों का वेस्टर्न में ट्रांसलेशन किया, और उसके बाद फिर वे वहाँ पर भी द अवेकनिंग ऑफ द 7 चक्रास और न्यूरोसाइकोलॉजी से भी इसे जोड़कर लोग देखने लगे। तो इस तरह से ये बात हम समझ सकते हैं कि बहुत समय से ये प्रचलन में रहा है, और बहुत से लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं, बहुत लोग इसको नहीं मानते या नहीं समझते हैं। तो हम वही लॉजिक करने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच ऐसा कुछ होता है। और अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में आर्थर एबेलोन और सर जॉन जॉर्ज वुडरॉफ ने एक किताब लिखी है द सरपेंट पावर, जो 1919 में पब्लिश हुई, और इसमें 7 चक्र के निरूपण के बारे में बात की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1577 में स्वामी पूर्वानंद ने सत चक्र निरूपण के बारे में किताब लिखी थी, और इसके बारे में हम ये जानते हैं कि गोरखनाथ जी ने भी इस पर बहुत काम किया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये चक्र जागृत कैसे होते हैं। तो कहा जाता है कि पतंजलि योग सूत्र में भी इसके बारे में बताया गया है। हालांकि मैंने पतंजलि योग सूत्र पढ़ा है, उसमें मुझे ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं मिली जहां उसमें 7 चक्र और उसके बात करने की बात हुई हो। फिर यदि हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, जिसे योग शास्त्र माना जाता है, जिसमें तरह तरह के योग के बारे में वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर भी 7 चक्रों के बारे में कोई जिक्र नहीं मिलता, और उसमें बस एक बात आई है जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। इसमें भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग, बहुत तरह के योगों की बात की गई है, लेकिन वहाँ पर कहीं पर भी कुंडलिनी जागृत करने की बात श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता में कहीं नहीं कही है। हाँ, एक बात उन्होंने अवश्य कही है, जैसे जो बात कुंडलिनी जागृत करने में भी आता है कि हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, और फिर अलग अलग स्टेजेस बताए जाते हैं जिसमें हम हर चक्र पर काम करके हर चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसमें अर्जुन कहता है कि प्रभु मन तो बहुत चंचल है, तो मैं इस मन को कैसे वश में करूं। तो कृष्ण उसकी बात से सहमति जताते हुए कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निगृहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि निसंदेह अर्जुन मन बहुत ही चंचल है, लेकिन अभ्यास एंड वैराग्य द्वारा तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो, तुम इसको नियंत्रित कर सकते हो। तो यही बात अगर हम पतंजलि योग सूत्र में भी देखेंगे तो वहां पर भी अपने आप को कंट्रोल और नियंत्रित करने की बात की गई है। और ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में भी जब भगवान कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम और अभ्यास की बात करते हैं, तो वह यही बता रहे हैं कि अभ्यास द्वारा ही हम अपने मन को वश में कर सकते हैं, हम एकाग्रता बढ़ा सकते हैं, और हम अपने शरीर को भी अगर स्वस्थ रखना है तो कुछ नियमों का पालन करके, वो खान पान से रिलेटेड हो सकता है, वो एक्सरसाइज से रिलेटेड हो सकता है, तो हम उसका पालन करके हम शरीर को भी निरोग रख सकते हैं। तो वस्तुतः अगर हम देखें तो बायोलॉजिकली भी शरीर के अंदर ऐसी कोई कुंडलिनी या कोई चक्र नहीं होते, लेकिन हमारा ब्रेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, और एक बहुत ही इफेक्टिव नर्वस सिस्टम है हमारे अंदर बहुत से ऑर्गन्स हैं जो एक दूसरे के सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं। साथ ही हमारे अंदर बहुत से ग्लैंड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स सिक्रीट करते हैं, जिससे हमारे बॉडी की बहुत सारी प्रक्रियाएं नियंत्रित होती हैं, और इनका बढ़ना और घटना हमारे शरीर, हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस पे बहुत हद तक निर्भर करता है। इसलिए ये कुंडलिनी का एक कंसेप्ट आया। कुंडलिनी का कंसेप्ट आने का मतलब था कि वी आर इन फुल कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी, हम अपने कंप्लीट कंट्रोल में है बॉडी के, और हमारा अपने शरीर और बुद्धि पर संपूर्ण नियंत्रण है, और इसके माध्यम से हम अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं, हम अपनी बुद्धि को जागृत रख सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि समय के साथ हमने
इन चीजों पर तर्क करना छोड़ दिया और जो बातें बताई दी जाती हैं उसको सुनकर हम चमत्कृत हो जाते हैं और बात मान लेते हैं, लेकिन हम कभी डीप थिंकिंग या हम उसके फैक्ट चेक पर नहीं जाते। अगर हम बात करें इन चक्रों की तो हम समझ पाएंगे कि ये वास्तविकता में नहीं होते, लेकिन अभ्यास का अपना लाभ जरूर होता है। तो हम जो भी, चाहे हम कंसंट्रेशन करने के लिए ध्यान में जाएं या हम कोई योगाभ्यास करें या हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या हम कोई बौद्धिक एक्सरसाइज करते हैं जिसमें हम कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, कुछ रीजन आउट करने की कोशिश करते हैं या कुछ इमेजिन करने की कोशिश करते हैं या दिमाग में कोई चित्र बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसका लाभ अवश्य होता है। और इन्हीं को हमारे शरीर के मस्तिष्क से लेकर जननेंद्रिय यानी नीचे के भाग तक चक्रों के माध्यम से जोड़कर एक प्रक्रिया बनाई गई ताकि हम उस हर एक पार्ट पे कंसंट्रेट कर सकें। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे ब्रेन से ही सारा शरीर नियंत्रित होता है और यदि अगर हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन ना करे तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिफिकल्टीज आ सकती है। इसलिए अगर हम बात करते हैं चक्रों की तो सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ब्रेन और उससे ही कंट्रोल होती है सारी चीजें। इसके बाद जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी बात होती है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो ये कुंडलिनी बताई गई है ये एक्चुअल में कुछ नहीं होती, ये बस एक प्रक्रिया बनाई गई ताकि हम स्वस्थ रहें, हम विवेकशील रहें और हम अपने आप पर नियंत्रण रख सकें। और इसका इतिहास बहुत पुराना बताया जाता है, लेकिन मैं जहां तक समझ रहा हूं कि ये 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद ही इसका प्रचलन या इसका जन्म हुआ, अन्यथा यह कंसेप्ट इससे बहुत पहले नहीं था। हम अगर बुद्ध काल में भी जाते हैं तो वहां पर भी बुद्ध ने ध्यान लगाया था, लेकिन वहां किसी चक्र की बात नहीं हुई है। वहां पर जो बातें हुई हैं वह ज्ञान प्राप्ति की बात हुई है, तर्कशीलता की बात हुई है, अपदीपोभव होने की बात हुई है और उसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं। उसमें कोई मूलाधार चक्र और आग्नेय चक्र और सहस्त्र चक्र ऐसे चक्रों की बात नहीं हुई है जिसको जागृत करके हम ज्ञानी बन सकते हैं। लेकिन जब जो लोग इस परंपरा को मानते हैं उनके हिसाब से अगर ये चक्र जागृत हो जाएं तो हम विशिष्ट हो जाते हैं, हमें भूत वर्तमान भविष्य देखने की भी शक्ति आ सकती है, शारीरिक रूप से हम सबल हो जाते हैं, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा कि अच्छी आदतों का अपना असर होता है, तो अगर हम इसको मानते हुए कुछ अच्छी आदतें अपनाते हैं तो उसका असर जरूर होता है। और जब हम कोई चीज का लगातार अभ्यास करते हैं तो हम उसमें दक्ष अवश्य हो जाते हैं। और इसी को कहा गया है कि कर्म में कुशलता ही योग है, योगः कर्मसु कौशलम। और इन चक्रों की जागृति को भी हमेशा योग से जोड़कर ही देखा जाता है। तो योग के माध्यम से ही हम कुंडलिनी जागृत करते हैं, योग के माध्यम से ही हम एक अभ्यास में बंधकर किसी चीज में दक्षता हासिल करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अभ्यास का अपना महत्व है, चाहे वो शारीरिक अभ्यास हो या बौद्धिक अभ्यास हो, किसी प्रकार का भी अभ्यास हो, उस अभ्यास का महत्व है और हमको उसी को मानकर चलना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा इस कुंडलिनी और चक्रों के चक्कर में पड़कर अपने आप को भ्रमित नहीं करना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मैंने अपनी पुस्तक आत्मा की खोज एक आधुनिक दर्शन में एक पूरा चैप्टर इसी बात पर डिस्कशन किया है और वह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।